खैर मैंने इस बात पर किसी भी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया था। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे दोबारा आवाज दी। कहने लगी, चाय ठंडी हो गई है साहब। मैंने कहा, जाओ तो तुम गरम करके ले आओ। मैं उसे वहाँ से कहीं और भेजना चाह रहा था, लेकिन वो थी जो ढिठाई के साथ ढीठ बनकर वहीं पर खड़ी रही थी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई, उसे देखा और मैंने फिर गुस्से से तेज में आकर कहा, यहाँ से जाती क्यों नहीं हो, यहीं पर क्यों खड़ी हो ढीठ बनकर। मैंने जब गुस्से से चिल्लाकर उसे कहा तो ताज्जुब की बात थी, वो हंसते हुए वहाँ से चली गई। उसे कोई असर ही नहीं हुआ मेरी बातों का। मैं जब नहाकर बाहर निकला तो सामने देखा तो मेज पर चाय का एक कप रखा हुआ था और चाय अपनी नाकदरे पर गमज़दा सी थी। मैंने तौलिए को एक तरफ रखा और बैग से कंघा निकालकर अपने बालों का कंघा करने लगा और कंघा करते हुए मैं अपने कमरे का जिसमें मैं था उसका जायजा भी लेने लगा। यह एक रिहायशी मकान था, यानी रहने के लिए मकान बनाया गया था, जिसके ऊपर तरतीब से 3 कमरे बनाकर मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए रख छोड़े थे। नीचे शायद मैनेजर और उसकी फैमिली रहा करती थी, जबकि ऊपर के 2 कमरे खाली थे। एक कमरे में उस वक्त मैं मौजूद था और इस कमरे में एक अदद खिड़की भी थी, जहां से शहर की खूबसूरती नजर आ रही थी। छोटा सा शहर अपने अंदर बेइंतहा खूबसूरती लिए हुआ था, लेकिन मेरा जो सफर था वो अभी बाकी था। मैंने खिड़की से हटकर ही थोड़ा बैग में कपड़े रखे हुए थे जो नहाकर मैंने उतारे थे कि तभी अचानक मैनेजर मेरे कमरे में आ गया। मुझे उम्मीद है सर रात को आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने कहा, मैनेजर साहब थकावट इतनी थी कि मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ी और मुझे नींद आ गई। और फिर कमरे में एक कुर्सी जो रखी हुई थी, मैनेजर उस पर बैठ गया आकर और मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखने लगा। मैं जानता था कि मैनेजर को भी मेरा हुस्न मुतासिर कर रहा है। मैं दिखने में थोड़ा अच्छा था, इसलिए मैनेजर भी शायद मुझे देख रहा है। इससे पहले कि मैनेजर मेरी तारीफ करता कि तभी वापस से वही लड़की नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हो गई। उसने ट्रे जो है वो बेड पर रख दी और बगैर कुछ कहे वो लड़की यहाँ से चली गई। मैंने मैनेजर से कहा, आइए पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। मैंने मैनेजर से जैसे ही ये कहा तो वो मुस्कुरा दिया और उसके बाद मेरे काम काज के बारे में पूछने लगा कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या प्रोफेशन है मेरा। मैंने कहा, मुझे किसी काम से अगले शहर जाना है क्योंकि मुझे एक हवेली के बारे में मालूमात इकट्ठी करना है जो कि बहुत पुरअसरार हवेली है। असल में मैं प्रेस में काम करता हूँ और वहाँ पर मेरा काम ही खबरें ले जाना है। उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठा और हम तमाम तर गुफ्तगू करते रहे। मैंने उस मैनेजर को बहुत सारी बातें अपने बारे में बता दी तो वो हैरान होकर मुझे देखने लगा, क्योंकि मैंने उसे हवेली के बारे में बता दिया था कि मैं उसकी तस्दीक करने के लिए उस हवेली के अंदर जाऊंगा। इसीलिए वो मुझे हैरानी से देखने लगा और कहने लगा, वो हवेली तो नाग देवता की है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ पर जाकर तहकीक करके क्यों अपने आप को मानना चाहते हो? मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहने लगा, आज तक वहाँ पर जो भी गया है ना, वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। कोई भी तहकीक करने जाता है वापस ही नहीं आता है। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो मैं इसी बात की तस्दीक करने वहाँ पर जा रहा हूँ। जिंदा लौट गया तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा। वो क्या है ना, हम लोगों को ये खबर अखबार में छापनी है कि इस हवेली के बारे में ये सच बात भी है या लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी है। अब मुझे पता भी तो चले और हम लोगों को ये भी तो पता चले कि हवेली वाकई में नाग देवता की है या लोगों ने ऐसे ही नाग देवता के नाम पर इसकी गप उड़ा रखी है। मैनेजर ने मेरी सारी बात बड़ी गौर से सुनी और फिर तहम्मुल से मैनेजर मुझसे कहने लगा, मेरा मशवरा है भाई तुम वहाँ पर मत जाओ। इससे बहुत पहले भी बहुत सारे लोग हवेली के इस मामलात को देखने, हवेली के राज को जानने, इसकी तस्दीक करने हवेली पर गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे भाई आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा तुम उस हवेली पर ना जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो गया है उसके बारे में कुछ सुनने को भी नहीं मिलता बाद में कि वो कहाँ गया, कहाँ से आया था, या फिर उसे क्या ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मैंने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है कि ये सब अफवाह हो, वहाँ से सब लोग मायूस अपने अपने घर लौट गए हों बिना किसी को कुछ बताए। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पर उन्हें कुछ सुराग हासिल ना लगा हो, इसीलिए वो लोग गायब हो गए। मैंने इतना कहा तो मैनेजर मेरे पास उठकर आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो भाई ऐसा होता ना तो मेरा भाई और मेरे वालिद आज मेरे पास यहीं पर होते, समझे तुम। इतना कहकर वो बहुत ज्यादा दुखी सा हो गया और उसके बाद कहने लगा, वो दोनों भी नाग हवेली का ही जायजा लेने गए थे, उसके बारे में जानने गए थे, उसके रहस्य पर से पर्दा उठाने गए थे, लेकिन मेरे भाई वो लोग आज तक लौटकर वापस नहीं आए, कभी घर नहीं आए वो लोग। मैं उनकी तलाश में जाना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी और माँ ने मुझे कई वास्ते वसाइल दे देकर रोक लिया। उन्होंने कहा कि तू ही हमारा वाहिद सहारा है, अब तू भी चले जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये बूढ़ी माँ किसके आसरे पर जिएगी। बहरहाल मैनेजर की बात सही थी, लेकिन उसकी बात से डरने के बजाय मेरा शक तो अब और ज्यादा बढ़ते जा रहा था उस हवेली पर। मैंने भी अब फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा, यहाँ से चले जाऊंगा उस हवेली की ओर, और मैं जब यहाँ से चले जाऊंगा तो हवेली के बारे में अपनी तहकीक को मुकम्मल कर ही रहूंगा। हवेली के बारे में जानकर ही रहूंगा कि आखिर वो नाग देवता की हवेली है या फिर कोई और राज छुपा हुआ है वहाँ पर जो लोगों को गायब कर रहा है।
रात हो चुकी थी। मैं रात के वक्त किताब पढ़ता था तो अभी भी किताब पढ़ने में मसरूफ था। सर्दी का अब एहसास बढ़ते जा रहा था। हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। मुझे अब तक कमरे में किसी की आमद का, किसी के आने का एहसास तक नहीं हुआ था। यह एहसास तो मुझे तब हुआ जब किसी ने प्यार से मेरी गोद में अपना हाथ रख दिया। और मैं जब हैरान हो गया जब मैंने देखा कि ये तो वही लड़की थी जो सुबह मुझे नाश्ता देने आई थी और मुझसे फिजूल बातें कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी जानिब देखा तो मेरा गुस्सा वहीं पर ठंडा पड़ गया कि जब मैंने देखा कि वो तो सिसक सिसक कर रो रही थी और कह रही थी, साहब आप यहाँ से मत जाएं। मुझे पता है साहिब, आप सुबह नाग देवता की हवेली जा रहे हो, आप वहाँ पर मत जाओ। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहने लगी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है साहब और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। खुदा के लिए आप वहाँ मत जाएं, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है साहब जी, आप मत जाएं वहाँ पर। वो एक राज है, वो नाग देवता की हवेली एक रहस्य है, उसे राज ही रहने दो। उसके राज पर से पर्दा उठाने जितने भी गए वो वापस लौटकर नहीं आए हैं। इतना कहकर वो लड़की मेरे इतने ज्यादा करीब आ गई, इतने ज्यादा करीब आ गई कि हमसे वो गुनाह हो गया जो मैं जिंदगी में किसी खातून के साथ करना नहीं चाहता था। यानी हम और वो हम बिस्तर हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे इतने करीब आए और मुझ पर कैसी गुनूदगी तारी हुई कि मैं उससे ये गुनाह कर बैठा। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली सुबह, तो सुबह का उजाला तो नहीं फैला था, लेकिन कमरे में मध्यम सी रोशनी मौजूद थी। अभी मैं आंखें मल ही रहा था कि अचानक होटल का मैनेजर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कहने लगा कि उसके पास मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैनेजर की बात सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, क्योंकि रात को उसी खातून के साथ, उस लड़की के साथ ही मैंने क्या किया था ये मैं ही जानता था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और उससे कहा कि पूरी बात बताओ, क्या खुशखबरी है मेरे लिए तुम्हारे पास? तो वो कहने लगा, आप जिस हवेली की रिसर्च करने जा रहे हैं ना, जिसकी तहकीक करने जा रहे हैं, उस नाग देवता हवेली के सारे रहस्य, सारे राज एक बूढ़ी औरत के पास हैं जो एक कब्रिस्तान में रहा करती है। और वो कब्रिस्तान में इसलिए रहती है क्योंकि उसके सभी अजीज, सभी करीबी लोग फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। मगर याद रहे वो चांद ग्रहण वाले दिन गायब हो जाती है। वो कहाँ जाती है उसके बाद किसी को भी जरा बराबर भी इल्म नहीं है। अगर तुम चाहो तो चांद ग्रहण वाले दिन से पहले उस बूढ़ी औरत से मिल सकते हो और वहाँ के राज के बारे में तफ्तीश कर सकते हो, वहाँ के रहस्य के बारे में जान सकते हो। और उसके पास हवेली के सब राज और सबूत भी हैं। मैंने कहा, तो ठीक है मैनेजर साहब, अगर आप मुझे उन बूढ़ी औरत से मिलवा सकें तो मिलवा दीजिए। तो वो मुझे उस बूढ़ी औरत से मिलवाने पर एग्री हो गया था, राजी हो गया था और वो चाहता था कि मैं उस बूढ़ी औरत से मिल लूं। मैंने अपना सफरी बैग उठाया और उसके पीछे अपने कमरे से निकल आया। कमरे से जैसे ही मैं बाहर निकला तो सबसे पहला ख्याल मुझे उस लड़की का आया जिसके साथ मैं कल रात गुजार चुका था, जो कल सुबह पहले मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी और फिर कल रात की तन्हाई में मेरे साथ उसने रात गुजार दी, जिससे मेरा गुनाह सरजद हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि अभी वो लड़की कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने मैनेजर से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई। रानीपुर उतरते ही मैनेजर ने एक शख्स की तरफ मुझे इशारा कर दिया। मेरी नजरें मैनेजर के इशारे की तरफ ही गई और फिर मेरी नजरें पलटना ही भूल गईं, क्योंकि जिस शख्स की तरफ मुझे उसने इशारा किया था उस शख्स के साथ वो लड़की भी मौजूद थी जो कमरे में मुझे मिली थी, और उस लड़की ने भी मुझे देख लिया था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।